नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूंगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, हाल ही में कंपनी लिस्टिंग हुआ है। तो लिस्टिंग होने के बाद कंपनी के ऊपर जिस तरीके से फॉलिंग देखने को मिला और वो सिचुएशन के बेसिस में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन होगा, यही डाउट होगा कि कंपनी शायद बेकार है, शायद इसीलिए वो करेक्शन हो रहा है। क्योंकि अगर मैं चार्ट देखूं, कंपनी लिस्टिंग हुआ था सितंबर मंथ में और जिस टाइम से ही मार्केट में गिरावट शुरू हो गया था, मतलब सितंबर 2024, इस टाइम ऑफ पीरियड से ही मार्केट में एक भारी भरकम गिरावट शुरू हो गया था। उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट होते गए और उसके कारण यहाँ पे भी देखिए करेक्शन होता गया। तो जो कंपनी अराउंड अराउंड देखा जाए तो इस कंपनी का अगर मैं प्राइस में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 के आसपास चल रहा था और आज कहाँ पे चल रहा है? आज 125 के आसपास चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मुझे एक पॉजिटिव डेटा देखने को मिला, जो आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले मैं उस डेटा को हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मैं अगर सबसे पहले इन्वेस्टर के ऊपर मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, एफआईएस और डीएस के पास क्वांटिटी ना के बराबर है। तो यहाँ पे मन में क्वेश्चन तो आएगा कि इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स नहीं है तो कंपनी तो बेकार है। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा के पूरा माल किसके पास है? प्रोमोटर के पास। और प्रोमोटर कौन है? प्रोमोटर खुद बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप के सबसे बड़े फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस है, बजाज अलायंस है, बजाज होल्डिंग्स है, तो बजाज फिनसर्व है। तो बजाज ग्रुप के जितने सारे कंपनीज है वो इसका प्रोमोटर है। और पूरा का पूरा जो जितने सारे कंपनीज है वो एक के साथ जुड़े हुए हैं, वो है बजाज फाइनेंस। तो इसका पूरा शेयर होल्डर किसके ऊपर है? बजाज फाइनेंस के ऊपर। मतलब इंडिया के सबसे बड़े जो एनबीएफसी है उसी के पास बजाज हाउसिंग पे ही टोटली देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर है। तो ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि खुद का प्रोमोटर अगर स्ट्रांग हो तो उस कंपनी कितना भी खराब हो उसको ठीक खड़ा कर देंगे, मतलब फिर से उसको वो रिकवरी वो कर देंगे। तो कंपनी के देखिए क्वार्टरली जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने चौंक गया। ये कंपनी इतना शानदार रिजल्ट होने के बाद भी करेक्शन हो रहा है। अगर मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए 1500, 1900 और 2500, तो एक अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे मतलब रेवेन्यूज देखने को मिले। अगर इंटरेस्ट के बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखना, पिछले साल में था 381 करोड़ की टोटल प्रॉफिट और इस बार कितना हुआ? सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ। और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए, वो है कंपनीज के एनपीए। अगर मैं एक बार एनपीए को देखूं तो ध्यान से देखना, इस बार जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में ही एनपीए दिया गया है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एनपीए देखना बहुत इंपॉर्टेंस है किसी भी फाइनेंस और किसी भी बैंक सेक्टर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, इस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी की जो एनपीए है, यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। एनपीए अभी तक डिस्कशन नहीं किया गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक बार इसके रिजल्ट के बेसिस में एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे कोई भी एनपीए शो नहीं किया गया। अगर मैं प्रीवियस एनपीए को देखूँ तो आपको सारे डेटा यहाँ पे क्लियर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, प्रीवियस डेटा के हिसाब से एनपीए कितना था? 0.13% के आसपास, मतलब ना के बराबर। तो जिस कंपनी का प्रॉफिट इतना स्ट्रांग है, ईयरली प्रॉफिट एंड सेल्स इतना स्ट्रांग है, तो क्या उस कंपनी को खराब कहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि इस कंपनी इस बार हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, जहाँ पे कंपनी के बोरिंग्स बढ़ना चाहिए तो वो हर साल बढ़ते चले गए। क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी के ऊपर बोरिंग्स हर साल बढ़ना चाहिए। अगर कर्जा नहीं बढ़ रहा है तो वो खुद लोन देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि पहले वो खुद लोन लेंगे, उसके बाद दूसरों को लोन देंगे। तो एक कंपनी कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है? फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। तो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज में लीडर प्लेयर को था और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था। तो दोनों को क्रॉसओवर करके आज नंबर वन पोजीशन है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप है, जो बाकी कंपनीज में किसी में उतना दम नहीं है कि उस लेवल तक पहुंच पाए। तो मैं सारे पॉइंट्स को देखते हुए मुझे एक डेटा देखने को मिला कि बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अभी पी रेशियो को मैं एक बार आपको चेक कर देता हूँ। अभी इसका एवरेज पी रेशियो देखने को मिला 50 और कंपनी का प्राइस करेंटली पी रेशियो चल रहा है 48। इसका मतलब जो पी रेशियो है वो देखा जाए तो ठीक ठाक लेवल में चल रहा है।
और कंपनी खुद की पीरी से एक बार 42 गया था। तो उस टाइम चार्ट में क्या हुआ था वो सबसे पहले एक बार देख लेता हूँ। तो कब 42 गया था? 25 जनवरी में, 25 साल में। तो एक बार मैं चार्ट देख लेता हूँ। देखिए जनवरी के 25 टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी के जो लो प्राइस था, एकदम लो प्राइस था, वो कितना था? अराउंड अराउंड 100 रुपीज के आसपास। और कंपनी के लिस्टिंग होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था, अच्छा खासा लिस्टिंग भी हुआ था। उसके बाद बिग फॉल देखने को मिला। अभी बिग फॉल होने के पीछे दो रीजन है। पहली तो मार्केट में करेक्शन, और उसके बाद फिर से वो बड़ा फॉल इसीलिए दिखाया क्योंकि फाइनेंस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज था। आज फाइनेंस कंपनी टॉप में है, मगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी भी प्रेशराइज में है, क्योंकि आप इस सेक्टर के बाकी कंपनीज को भी देखेंगे तो वही हालत आपको दिखेगा। चलो एक बार मैं आपको दिखा ही देता हूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारे डिटेल्स। तो चलो मैं एक बार आपको वो भी डेटा दिखा देता हूँ। इसका पेयर ग्रुप में जाकर अगर मैं हुडको और एलआईसी को देखूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं एलआईसी का जो फिलहाल के लिए जो चार्ट है वो भी कितना करेक्शन हुआ है। करीबन करीबन 800 से लेकर 600 तक आ गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बाकी कंपनीज को भी देखेंगे, हुड को भी देखेंगे, तो उसका हालत क्या है? देखिए वो कंपनी चल रहा था 300 350 के ऊपर, आज चल रहा है 200 के आसपास। इसका मतलब सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं है, सॉरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, बाकी कंपनीज की भी हालत सेम टू सेम है। तो अभी मैं इस कंपनी को किस तरीके से सोचूंगा? देखिए अगर मैं देखूं तो ये एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का कंपनी है, और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग जितने सारे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जितने सारे 100, टोटल 100 जो कंपनी है, वो सारे के सारे लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। तो लार्ज कैप कंपनी के ऊपर हमेशा में 20 से 30% करेक्शन में, मतलब टॉप लेवल से मैं अगर 20 से 30% करेक्शन हो तो उस जगह पे कुछ मैं डिसीजन लेता हूँ। तो ओवरऑल देखा तो 30% यहाँ पे करेक्शन हो गया था। और तब 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 से लेकर मैंने इस सिचुएशन को मैंने देखा कि 30% करेक्शन होने के बाद वहां से और कितना करेक्शन हुआ। अगर मैं वहां से करेक्शन देखूं तो और भी 20% करेक्शन हो गया। तो ओवरऑल अभी जो करंटली जो प्राइस चल रहा है, अभी करंटली जो लेवल चल रहा है, वो लेवल को देखूं तो कुछ इस तरीके से लेवल्स देखने को मिलेगा। जो लेवल्स कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना था, ध्यान से सोचना, यहाँ पे कंपनी के जो स्ट्रांगली एक सपोर्ट बना था उस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे आया, फिर से उसको ऊपर जाने का कोशिश किए थे, फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर रिबाउंड्स करे तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस मिलेगा कुछ 150 के आसपास। अगर उस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो इसका लाइफ टाइम हाई जो है 187 उस लेवल तक जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको करंट लेवल तक देखूं, मतलब करंट लेवल से मैं टॉप लेवल तक इसको मार्किंग करूं, एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूं इसको टॉप लेवल तक, और मैं करंट लेवल से देखूं तो जो करंट लेवल चले वहां से मैं अगर टॉप तक देखूं तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास जंप होने का चांसेस है। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं अपॉर्चुनिटी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छे कंपनी सस्ते भाव में मिल रहा है। आप सोचिए अगर यहाँ से और भी करेक्शन होता है तो वो मेरे लिए और भी पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। ये नहीं कहूँगा कि आप भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करें, सॉरी आप भी इस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली काम करें। तो काम करने से पहले एक बार खुद के रिसर्च, खुद के स्टडी होना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट एजुकेशन पर्पस में एक वीडियो था। मिलते नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।